हेलो, द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था कि कौन कौन से सेक्टर टिक पाएंगे और कौन कौन से नहीं टिकेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल दी थी। वो एक मोटा आइडिया था, बहुत मोटे रूप में कर रही थी। और चूँकि चुनाव समाप्त हुआ था, चुनाव के परिणाम आ चुके थे, राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज़ थी, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि करीब करीब ये वैसे तो निश्चित था कि जो दोनों घटक हैं, जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी, ये दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। करीब करीब ये प्रैक्टिकली फाइनल हो चुका था, लेकिन इस पर कल शाम को मोहर लग चुकी है। दोनों घटकों ने, और भी जो दल थे, छोटे छोटे दल थे, शिवसेना भी थी, शिंदे गुट, उन सब ने मोदी जी को प्रैक्टिकली नेता चुन लिया है, दल का, संसदीय दल का नेता चुन लिया है, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया हो, और समर्थन का पत्र भी दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि सरकार तो बन जाएगी, 8 तारीख को मैं समझता हूँ कि शपथ ग्रहण समारोह हो जाए। अब उससे पहले आज हम किस विषय पर चर्चा करें, क्योंकि इतने लोग संबद्ध हैं, इतने लोग देखते हैं, देश में विदेश में भी देखते हैं लोग, तो विषय एक ऐसा होना चाहिए और कुछ ऐसे शेयर होने चाहिए जिनको सुनने में, देखने में और जिनको खरीदने में भी आनंद आए है। ये है सबसे बड़ी बात। ये हालांकि चाहे कॉमन हो वो शेयर, वेल नोन हो, लेकिन उसके छुपे हुए पोटेंशियल्स को बता सके आदमी। तो उससे पहले थोड़ा ये चर्चा कर लेते हैं कि भारत के बाज़ार कल भी बहुत तेज़ थे, आज भी बहुत तेज़ हैं, और कुछ सेक्टर और कुछ शेयरों में बहुत तेज़ी है। और करीब करीब प्रीवियस लेवल आ गया है। जो घाटा हुआ था, जो नुकसान हुआ था, वो नुकसान कवर हो गया है, और थोड़ा बहुत बचा है, हो जाएगा कवर। कुछ शेयरों में कवर नहीं हुआ है अभी, तो हो जाएगा वो। बल्कि मैं कहता हूँ एक अवसर है वो। अगर उनके रेट प्रीवियस लेवल से कम हो तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट देम। तो खैर एनीवे, अमेरिका के बाजार बहुत तेज थे, रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए हैं, खासतौर से टेक्नोलॉजी सेक्टर। और इंडियन आईटी शेयर भी बहुत तेज बंद हुए हैं, क्योंकि कल इंडिया में भी आईटी शेयरों में तेजी थी। और भारत में आज भी तेजी, आईटी सेक्टर में आज भी तेजी, आज कम है, कल ज़्यादा थी। तो खैर एनी हाउ चलता रहेगा, बाजार तो ऊपर नीचे होता रहेगा। इतने बड़े झटके लगने के बाद भी बाजार उभर के आया है, चूँकि बाजार में दम थी, बाजार में मेरिट थी, और एक राजनीतिक माहौल जो बिगड़ने की संभावना थी वो उतना बिगड़ नहीं पाया, ठीक ठाक हो गया। ठीक है, मतलब कोई खराबी वाली बात नहीं, काम चल जाएगा। आर्थिक नीतियों के संबंध में मैंने चर्चा की थी कि आर्थिक नीतियाँ वही रहेंगी। कल के वीडियो में खास तौर से यही था कि सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रति, उदारीकरण के प्रति, और ये जो नए सेक्टर खड़े किए हैं, इनके प्रति सरकार की नीति वही रहेगी। डेवलपमेंट में चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार जी, दोनों में से कोई भी बाधक नहीं बनेगा। दोनों ओपन माइंडेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं दोनों। और चंद्रबाबू नायडू की तो एक प्रेस्टीज फूड नामक एक कंपनी भी, हेरिटेज फूड नामक एक कंपनी भी है, जिस पे कल भी सर्किट लगा, आज भी लग रहा है। तो ये बात है। अब आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। दैट विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। दिखने में ऐसा लगता है कि साहब ये तो बहुत महंगे हो गए, लेकिन अगर मैं आपको सारी बात बताऊंगा तो वो आपको बहुत सस्ते लगेंगे। मेरी रिकमेंडेशन नहीं खरीदने की। मैं पहले कह देता हूँ, आई एम ए लेक्चरर इन ए क्लासरूम, आई एम नो वेयर इन द शेयर मार्केट। हालांकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मतलब मैं धोखा नहीं देना चाहता, मेरे पास भी वो सब शेयर होंगे, मिलेंगे सब, लेकिन ना तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कोई बायस्ड हूँ, क्योंकि बायस होकर मुझे भी मरना थोड़ी है, नुकसान थोड़ी उठाना है। लेकिन फिर भी आप जो भी करें, उन शेयरों में आप अपने स्तर पे करें, आप जो भी करें अपने स्तर पे करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बातचीत करके करें। तो अब चलते हैं। मोदी सरकार आज के 10 साल पहले आई,
और इस सरकार ने आकर के 3-4 सेक्टर से शुरू किए थे। एक तो डिफेंस का सेक्टर था, एक अल्टरनेट एनर्जी का सेक्टर था, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर था, और ये ग्रीन हाइड्रो का सेक्टर तो वर्ल्ड वाइड ही है ये, तो ये भी उठ रहा है। मतलब धीरे धीरे इसकी तैयारियां चल रही हैं, बड़े बड़े प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। तो पोजीशन ये है कि अब चलते हैं अपन। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक नई मतलब जो कंसेप्ट लेके आए, हम सारे का सारा हमारी सेनाओं के लिए जितनी भी सामग्री की आवश्यकता थी, हथियारों की आवश्यकता थी, गोला बारूद की आवश्यकता थी, वो सब विदेशों से आयात करते थे। भारत में कारखाने थे लेकिन वो चल नहीं रहे थे ढंग से, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन थी, उनकी एफिशिएंसी, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब कमज़ोर था। उसमें से कुछ शेयर ऑलरेडी लिस्टेड भी थे मोदी जी के आने से पहले, लेकिन उनका लिस्टिंग होना ना होना सब व्यर्थ था। भारत डायनेमिक आधे रेटों पर बिक रहा था आईपीओ के मुकाबले, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी आधी रेटों पर बिका जो आईपीओ आया था उस रेट की। बड़ी विडंबना की बात थी। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शेयर था उसकी भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं थी। शेयर वर्किंग अच्छी थी लेकिन पोजीशन अच्छी, शेयर के भी रेट अच्छे नहीं थे, क्योंकि बिना कोई गार्जियनशिप के या मेंटरशिप के, एक अच्छे मैनेजमेंट के अलावा के अभाव में कोई कंपनी चल नहीं सकती। तो अब दोस्तों ये 3 कंपनियां हैं। इन आज मैंने कंपनियां तो बहुत हैं, मैं उनके भी नाम बता दूंगा आपको, लेकिन ज़्यादा जो डिटेल में दे रहा हूँ वो केवल इन 3 कंपनियों की दूंगा आपको। कुछ के नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ, लेकिन नए सिरे से आएंगे, नई गवर्नमेंट के हिसाब से एनालाइज करेंगे। और रहा सवाल कि चंद्रबाबू नायडू एक बहुत खुले दिमाग के, नीतीश कुमार जी मैं अभी बता चुका हूँ खुले दिमाग के। अभी मान लीजिए अगर डिफेंस का पोर्टफोलियो उनके पास भी चला जाता है, इन दोनों जो घटकों के पास से किसी के पास चला जाता है, तो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो काम नहीं हो पाएगा डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर प्रोग्रेस नहीं, मोदी जी मौजूद है ना, मोदी जी करवाएंगे काम। और वो लोग भी कोई ख़राब नहीं, वो भी अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत 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 ओपन माइंडेड है, विकास चाहते हैं देश का। और जिन मतलब भी मैंने ये कहा था, मैंने बता चुका था पहले ही कि जो उनके नाम दे चुका था, जिन पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये जो बिंदु कवर तो हो सकते हैं, ये जो आर्थिक उदारीकरण के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के, मेक इन इंडिया के, ये जितने भी इशू हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या लगाना, नए सेक्टर्स में क्या, ये हो तो सकता है क्या? लेकिन बाधक कोई भी नहीं बनेगा। और आप इतना भी मान के चलिए राजनीतिक दृष्टि से, अगर कोई नाराज भी होगा, नाराज होगा ही नहीं, क्योंकि जो इक्वेशन है ना, जो बहुमत का गणित है, वो ऊपर वाले ने, भगवान ने कृपा करके कुछ इस तरह का बनाया है कि उसमें कोई भी आदमी कुछ कर नहीं सकता। डोमिनेट बीजेपी करेगी, डोमिनेट मोदी जी करेगी। तो अब चलते हैं, मैंने 3 कंपनियों को टेकअप किया है। आप मेरा वीडियो पूरा देखें प्लीज़, जब भी कोई समझ में आएगी कोई बात। आधी अधूरी बात देखने से मेरे यहाँ टिप नहीं होती है, मैं टिप देता ही नहीं, मैं टिप दे भी नहीं सकता, देता भी नहीं हूँ, मैं खाली स्टडीज़ देता हूँ आप लोगों को। आप लोग देखें, जरा पूरा देखें, उसके बिना कोई बात पर सर नहीं होगा आप लोगों का। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की जो मार्केट कैप है वो 3,19,858 करोड़ रुपये, लार्ज कैप की कैटेगरी में है ये शेयर। और किसी भी समय निफ्टी में आ सकता है, सेंसेक्स में आ सकता है, और काफ़ी म्यूचुअल फंडों का भी कवरेज है, एफआईज की भी होल्डिंग है, डीआईज की भी होल्डिंग है, और पब्लिक की भी होल्डिंग है, सरकार की भी होल्डिंग। और इसकी फेस वैल्यू शेयर की 5 है, पहले 10 थी, अभी थोड़े टाइम पहले, 1 साल पहले 5 है। सन 2023 में, वित्तीय वर्ष 23 में, इनकी जो टोटल सेल थी कंसोलिडेटेड शेयर,
वो 26,928 करोड़ रुपये थी। और वित्तीय वर्ष 24 में सेल कितनी आई? 30,381 करोड़। सेल में करीब 17-18% की बढ़ोतरी है। अब अपन प्रॉफिट की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 23 में ये जो मुनाफा था, प्रॉफिट था, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था 5,811। और इस साल वित्तीय वर्ष 24 में जो इसकी जो एनुअल कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है वो 7,595, यानी इसमें जो ग्रोथ आई है वो 30.7% ग्रोथ है। 30.7% ग्रोथ ऑन सच ए लार्ज बेस, बहुत बड़ी बात है। और इसकी ईपीएस आई है, लास्ट ईयर ईपीएस थी वित्तीय वर्ष 23 में 86.89 पैसे, 86 रुपये 89 पैसे। और इस साल वित्तीय वर्ष 24 में इसकी जो ईपीएस आई वो 113 रुपये 57 पैसे। तो उस हिसाब से वही 30.7% की ग्रोथ आई है ईपीएस में। प्रॉफिट में ईपीएस में ग्रोथ एक ही बात होती है। अब इसकी खास बात क्या है? ये जो कंपनी है भारत सरकार की प्रमोटेड है और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और ये सुखोई और मिग विमानों का संधारण पहले भी करते थे। और जो प्राइवेट विमान थे, राज्य सरकारों के पास थे, केंद्र सरकार के पास जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे, उनका भी मेंटेनेंस यही करते थे। बहुत कुछ का कोई पार्ट वगैरह कोई मंगाने होते थे, फॉरेन से मंगवा लेते थे, लेकिन मेन जो इंडिया में जो बॉडी थी मेंटेनेंस के लिए वो यही थी। और तेजस जो विमान, तेजस 1 जो है, MK1, उस तेजस विमान का निर्माण इन्होंने अभी सन 2022 से शुरू किया। अभी तक मैं समझता हूँ 100 जो विमान बना पाए हैं, काफ़ी होते हैं 100 लोग। और MK2 जो है वो ये उस पर काम चालू है। उसके इंजन के निर्माण के लिए जी इलेक्ट्रिक यूएस से समझौता हो चुका है। वो समझौता भी लास्ट ईयर हुआ था, 1 साल हो गया उस समझौते को। मैं उस समय थाईलैंड में था, ये समझौता हो चुका है, मैंने वहीं खबर सुनी थी। जिसके निर्माण का काम भी आंध्र प्रदेश में या शायद तेलंगाना में कोई प्लांट लग रहा है। 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो भी। और MK2 करीब फाइनल शेप में ही मानिए ट्रायल रन चल रहे हैं उसके। तो आज की तारीख में भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास में करीब 1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स हैं। यानी यो मानिए अगर आज की सेल के हिसाब से लगाते हैं तो 3.5 साल के ऑर्डर्स तो इनके पास हैं। और चूंकि ये सरकार चुनाव प्रक्रियाधीन था, इलेक्शन का दौर चल रहा था, उस दौरान ऑर्डर्स नहीं दे सकते थे, प्रोसेस करना पड़ता है, कैबिनेट अप्रूवल लेनी पड़ती है, बजट प्रोविजंस देखने पड़ते हैं, एक कॉन्सेंसस बनाना पड़ता है विद इन द गवर्नमेंट भी। तो चुनाव के तुरंत बाद 70-80 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स इन पाइपलाइन। और अनदर थिंग आपसे बता दूं, MK2 यानी तेजस 2 मानिए आप उसको मोटे रूप में, जिस दिन उसका प्रोडक्शन शुरू होगा उसके ही 4-6 महीने पहले, जो कि शुरू होने वाला है सन 25 के अंत तक, सन 2000 वित्तीय वर्ष 2000 नहीं कैलेंडर ईयर 2025 के अंत तक उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा निश्चित रूप से मानिए आप। उसके पहले कम से कम 1.5 लाख करोड़ के ऑर्डर्स और मिल जाए। और विदेशों में भी ट्राई किया जा रहा है, एक्सपोर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। जो छोटे देश हैं, सस्ता विमान है, भारत में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है उसकी, वो भी लेने को तैयार है। प्रयास चल रहे हैं, ट्रायल रन चल रहे हैं। एक देश में तो ट्रायल रन चल रहे हैं। अनदर थिंग कि इस तरह करके इसके पास 2.5 से 3 लाख करोड़ के ऑर्डर्स होते हैं। अब 3 लाख करोड़ पर आप ये देखिए कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 25%, 25% आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है। तो 3 लाख करोड़ के प्रॉफिट पे 75,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगा। वो कितने में? सन 30 तक।
सन 2030 तक वो सब सप्लाई पूरी हो जाएगी जितने भी ऑर्डर्स हों। यानी कि 6 साल में अगर ये 70-80 हज़ार रुपये कमाता है तो 70-80 हज़ार करोड़, 70-80 हज़ार करोड़ का मतलब करीब 10 से 11 हज़ार करोड़ रुपए का ऑन एवरेज प्रॉफिट आता है। और इन बिटवीन और भी तो एक्टिविटी होंगे तो टर्नओवर तो बढ़ेगा इसको। ये तो आज की बात करते हैं जो आज ऑर्डर पेंडिंग है, जो मेंटेनेंस का काम है, विदेशों में जो एक्सपोर्ट करेगा, और दुनिया भर के काम है इसके पास। तो रफली आप ये मानिए करीब 1,10,15 हज़ार करोड़ रुपए कमा जाएगा। तो 7 साल में, 6 साल में अगर कमाता है तो 15,000 रुपीज़ पर ईयर का इसका, हालांकि फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए, लेकिन ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं टू स्टडी द शेयर, टू रिव्यू एंड डाइज द शेयर। किसी भी कंपनी के भविष्य को तो हम एग्जामिन कर ही सकते हैं, ये थोड़ी रिकमेंडेशन थोड़ी है कोई, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट। तो आप देखिए अगर 12-13 हज़ार करोड़ रुपये साल का भी प्रॉफिट आता है तो इस शेयर की EPS 250 रुपये आ जाएगी। अब 250 रुपये की EPS आएगी, हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट का प्रायोरिटी सेक्टर है, प्राइम मिनिस्टर का फोकस एरिया है। आप 50 का पी रेशियो मानोगे भाई, तो इस शेयर का रेट कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट करें। 12-13 हज़ार रुपये शेयर का रेट बनता है अगले 3-4 साल में, मान लो आप, तो 2.5 गुना हो गया और होगा, और 250 से भी ज़्यादा आएगी इसकी EPS मार्च। ये तो आज के बहुत बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स। तो माय डियर, ऐसी सूरत में हालांकि खरीदा नहीं है, आप वॉच रखिए, जब भी ये डिप आवे शेयर में, कभी और फाइनेंशियल एडवाइजर से आप खुद भी स्टडी करें, पूछें, डिस्कस करें, चर्चा करें। अनदर थिंग, दूसरा शेयर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने प्रोडक्ट हैं क्या पूछो मत आप। वो इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज बनाता है, एरोस्पेस का है मेनली, आप ये मानिए। और एरोस्पेस में स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो आंध्रा में, तेलंगाना में है, उसको भी सप्लाई करता है। तो खैर उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं। जो मेजर सप्लाईज हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सप्लाई और बढ़ाएगा। फिर आर्मी को हम मेन सप्लाई, डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, रक्षा विभाग को, नेवी को करते हैं, थल सेना को करते हैं और वायुसेना को करते हैं, तीनों को सप्लाई करते हैं और बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं, तो मेजर कंज्यूमर्स। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में इसके पास में करीब 70,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, और इसकी जो सेल है 20,000 करोड़ की आई थी इससे। तो मैं इसका सेल और प्रॉफिट के विवरण दे देता हूँ पहले आप लोग को। वित्तीय वर्ष 23 में इसकी सेल थी 17,734 करोड़, और इस वर्ष में इसकी सेल है 20,268 करोड़। प्रॉफिट वित्तीय वर्ष 23 में था 2,986 करोड़। वित्तीय वर्ष 24 में इसका प्रॉफिट आया 3,985 करोड़ रुपये, और इसकी EPS थी 4.8 पैसे वित्तीय वर्ष 23 में, और वित्तीय वर्ष 24 में इसकी EPS आई है 5 रुपये 45 पैसे। ग्रोथ कितनी आई? 33, इसकी ग्रोथ आई, ग्रोथ आई है 51, करीब 45% ग्रोथ आती है, 45% ग्रोथ आई है इसमें। इसका पी रेशियो 33.57, और हिंदुस्तान ये नहीं ग्रोथ है तो 33.57% ग्रोथ आई है, और प्राइस अर्निंग रेशियो है 51.4, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का पी रेशियो था 42.2। तो हाल एक ऐसी कंपनी है, मोनोपोलिस्टिक है, हाई टेक्नोलॉजी है, सारे गुण बता चुका हूँ, उसके बावजूद उसका पी रेशियो आज भी 42 है, और इसका 51 है। चूँकि पुरानी जमी हुई कंपनी है और एसेसरी बनाने वाली कंपनी है, थोड़ा सा कुछ मोनोपोलिस्टिक भी है, मोनोपोलिस्टिक वो भी है, 51 का पी रेशियो। 1 पर 2 बोनस दे चुकी है आज के 2 साल पहले ही कंपनी।
700 करोड़ की पेड अप इक्विटी है इसकी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की 300 करोड़ की पेड अप इक्विटी थी और कंटिन्यू ग्रो कर रही है 35, 40, 30% से 25, 30% के मार्जिन है इसके। अब आप देखो दोस्तों, 70,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं और हर साल मिलेंगे 30-40,000 करोड़ के ऑर्डर्स। कुछ एक्सपोर्ट भी करती है, कुछ आर्मी से मिलेंगे, कुछ नेवी से मिलेंगे, कुछ शिप बिल्डर से मिलते हैं इनको ऑर्डर्स। शिप जो गार्डन रीच है, मझगांव है और आपके कोचीन है, इनको भी देते हैं। जहाज़ों के अंदर लगते हैं इलेक्ट्रिक आइटम। तो ऐसी सूरत में ये भी मेरे हिसाब से तो मुझे तो अच्छा लगा ये शेयर, लेकिन ख़रीदना नहीं है। आप इसमें राय लेवे, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी को भी। आई डोंट वांट टू इम्पोज एनीथिंग ऑन एनीबडी एल्स। आई वांट ओनली टू सबमिट एंड प्रेजेंट माई स्टडीज। मझगांव डो तीसरी कंपनी मझगांव डो। भारत में 3 शिपिंग कंपनीज हैं, तीनों की प्रमोटर गवर्नमेंट है। पहली है मझगांव डो, दूसरी है कोचिन शिपयार्ड और तीसरी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। उनकी इस कंपनी की जो सेल है 7,827 करोड़ रुपए। और इसकी पहले मैं बता दूं आपको, मार्केट कैप BL का बताना भूल गए, 2,04,676 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। दिस आल्सो लार्ज कैप कंपनी और 1 रुपए का फेस वैल्यू है। 280 का आज की तारीख में आज रेट है। अब सवाल ये उठता है, मझगांव की बात करें तो मझगांव में 64,690 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 3,207 रुपये का आज इसका रेट है और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़। अब सवाल ये उठता है कि अपन इसकी सेल और जो प्रॉफिट के फिगर देखते हैं तो इसकी जो सेल थी वित्तीय वर्ष 23 में वो 7,827 करोड़ रुपये थी। इस साल इसकी सेल 94,967 करोड़ रुपये है। सन 23 में इसका प्रॉफिट था 1,119 करोड़ रुपये और सन 24 में इसका प्रॉफिट है 1,937 करोड़। EPS सन 23 में 55 रुपये 48 पैसे थी और इस साल आई है 96 रुपये 4 नए पैसे। यानी ग्रोथ कितनी आई? 73% ग्रोथ इन सिंगल ईयर। द रोबस्ट वर्किंग, रिमार्केबल वर्किंग। और इसका P रेशो क्या है? 33 है। आज के भाव में 33 है, 31.32 रुपये का रेट है इसका 20 है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज, अच्छा इसकी खास बात क्या बताते हैं, एक तो शिपिंग के अंदर सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। तीनों कंपनी गवर्नमेंट की हैं लेकिन ये लार्जेस्ट है। इसके पास 37,000 करोड़ के वर्क सप्लाई ऑर्डर्स हैं और लड़ाकू जहाज बनाते हैं, मर्चेंट जहाज भी बनाते हैं ये, और पनडुब्बियाँ भी बनाते हैं। वो बहुत कॉस्टली हैं, 10 से 15,000 रुपये की एक पनडुब्बी बनती है, कोई 5,000 की बनती है, कोई 7,000 की बनती है और उनके निर्माण में समय भी काफ़ी लगता है क्योंकि वो समुद्र पे रख के बनाते हैं। वो ज़मीन पर ऑफ शोर निर्माण नहीं होता, ऑन शोर निर्माण होता है उसका। तो इट्स अ टाइम टेकिंग। फॉरेन से भी काफ़ी ऑर्डर्स मिले हुए हैं, जर्मनी से कई चीज़ों पर टेक्नोलॉजी लिए इन्होंने एग्रीमेंट है और ये कंपनियां कहीं जाने वाली हैं, बिल्कुल सुदृढ़ है, डेट फ्री कंपनी है, ये भी कोई डेट नहीं है इसमें। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज ये कंपनी भी ठीक रहती है। तो बाकी तो ईश्वर की मर्जी, हम तो खाली स्टडी कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों आज मैंने ये 3 कंपनियां तलाश की, तीनों पर मैंने आपको डिटेल्ड स्टडी दी, मेरे व्यूज़ दिए हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी आप इनकी स्टडी करें। अब इनमें कितना मतलब वो कस बाकी आप ये मेरे से कह सकते हैं। देखिए अच्छी जो चीज़ है ना उसमें कस बाकी होता ही होता है। ए लॉट ऑफ स्टीम इज देयर इफ़ यू सी दिट सीरियसली। अगर आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। अब कोई कहे साहब ये तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर तो 4600 रुपये हो गया। अरे भाई 4600 रुपये तो हो गया, लेकिन MRF का टायर क्या भाव है? अब आप कहोगे इक्विटी छोटी है, मैं कहता हूँ इसकी ग्रोथ ज़्यादा है। इन तीनों कंपनियों की ग्रोथ है अगर कंसिस्टेंसी ग्रोथ में रहती है 30-35% की ग्रोथ भी रहती है, 25 की भी रहती है, तो भी बहुत है, मतलब काफ़ी है शेयर होल्डर्स को और शेयर में अप्रिशिएशन लाने के लिए काफ़ी है मतलब। लेकिन ये सब समय के गर्भ में है
शेयर बाज़ार में ना कोई गारंटी दे सकता है, ना किसी को देनी चाहिए, ना किसी को मुंगेरी लाल टाइप बात करनी चाहिए कि साहब 20,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, लाख रुपये हो जाएगा, ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए। बहुत संतुष्ट और बैलेंस करनी चाहिए बात। और वही बात मैं कहता हूँ हमेशा, मुझे किसी से कोई 1 रुपया चाहिए नहीं, कुछ नहीं करना। आई एम कम्प्लीटली आइसोलेटेड मैन फ्रॉम मनी। और अब आपसे इतना ही है कि मेरा ये वीडियो पूरा हुआ, 25.30 मिनट हो चुके हैं। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।